मेरा नाम नव्या है। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी उम्र 28 साल थी। मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करने का ख्याल आता था, मगर मैं मजबूर थी। मैं चाहकर भी अपनी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं 13 साल की थी तब मेरे पिता हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उस समय मेरा एक 4 साल का भाई और मेरी 8 साल की बहन थी। मेरी माँ मेरे पापा की मौत पर बहुत बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि आप इस दुनिया को छोड़कर क्यों चले गए। मेरे ऊपर 3-3 बच्चों का बोझ डाल गए। अब इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? बड़ी बेटी तो फिर भी 13 साल की है। इन छोटे दोनों बच्चों को मैं कैसे आपके बिना जीना सिखाऊंगा कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगी। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया लिखाया था और फिर बड़ी होकर मैं अपनी माँ का सहारा बन गई थी। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम किए थे। मेरी माँ कपड़े भी सिला करती थी। इतने सारे काम करने के बावजूद उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था, तो बदले में मुझे भी अपनी माँ का सहारा बनना ही था। पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। मुझे 7 साल हो गए थे नौकरी करते हुए। मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे अपनी ही कंपनी की बड़ी पोस्ट पर रख लिया गया था, जिसकी मुझे सैलरी भी ज्यादा मिलती थी। मैं अपने दोनों छोटे भाई बहन को भी पढ़ा रही थी। मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी माँ से लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है, इसकी शादी के बारे में सोचो। आखिर कब तक बेटी से नौकरी करवाती रहोगी? लेकिन मेरी माँ उनसे कह देती थी कि मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने ही अपनी माँ से शादी करने के लिए मना किया हुआ था। मैं अपने दोनों भाई बहन को पहले कामयाब होते हुए देखना चाहती थी, उसके बाद मुझे शादी करनी थी। क्योंकि अगर मेरी शादी पहले हो जाती तो फिर मेरे भाई बहन और मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखता? मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। अभी तक तो जो भी चल रहा था बिल्कुल ठीक चल रहा था। अपनी जॉब लग जाने के बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं किसी लड़के से मोहब्बत भी नहीं करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे प्यार मोहब्बत करने की फुर्सत ही नहीं थी। मैंने सुना था कि जो लोग किसी से प्यार करते हैं तो उसे वक्त और तवज्जो देते हैं, वहीं उनकी मोहब्बत का ठोस सबूत होता है। लेकिन मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए भी वक्त नहीं था। मैं अपना ही ख्याल बड़ी मुश्किल से रख पाती थी। सारा दिन मुझे अपने ऑफिस में हो जाता था। मगर 7 सालों में इतना बदलाव जरूर आ गया था कि अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ऑफिस जाया करती थी। मैं बहुत काबिल थी और अपनी मेहनत के नतीजे में कंपनी में सब लोगों का भरोसा जीत चुकी थी। जिंदगी की जितनी भी परेशानियां थीं वह कई सालों पहले गुजर चुकी थी, और इन परेशान हालात से निकलकर ही मैंने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू की थी और अपने भाई बहन को भी एक अच्छी जिंदगी दे रही थी। मेरी जिंदगी मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन अपनी माँ और भाई बहन की खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ता था। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थीं जो मुझसे संडे के दिन मिलती थी। मेरी सारी ही फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे और वह सब उनसे प्यार करती थी और उनके साथ शादी भी करना चाहती थी। जबकि मैं उन लोगों को उनके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मन करता था कि काश मुझे भी कोई इतना ही प्यार करने वाला होता। वह मुझे अपने बॉयफ्रेंड की कुछ प्यार भरी बातें भी बताया करती थी। उनको सुन सुनकर भी मैं एक्सप्लेन किया करती थी कि काश मेरी जिंदगी में भी यह सब कुछ हो जाए तो मेरी जिंदगी भी अपनी फ्रेंड्स की तरह खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन ऐसा तो तभी हो सकता है जब मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां निकल जाएं। फिर मैंने सोचा था कि मुझे सब्र करना चाहिए और खुद पर काबू करना चाहिए। एक ना एक दिन भगवान मेरी भी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, मुझे भी कोई अच्छा हमसफर मिलेगा। लेकिन फिर मैं खुद से ही सवाल करती थी कि आखिर ऐसा कब होगा? मेरी उम्र अभी 19 साल है, 4 साल और गुजर गए तो मेरी शादी की उम्र भी निकल जाएगी। ना जाने सब कुछ कब ठीक होगा। मैं बस हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भी अपने हमसफर के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन उससे पहले मेरे घर वालों की जिंदगी बेहतर और आसान हो जाए। मेरी मम्मी को हमेशा मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। वह यही कहती थी कि अपने भाई बहन का फ्यूचर सुधारने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी की खुशियों को अपने दिल में ही दबाकर बैठी हुई हो। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि भगवान तुम्हें इसका अच्छा सिला देगा। तुम देखना, तुम्हें
एक अच्छा हमसफर जरूर मिलेगा तुम, जो इतने समय से हम सब लोगों के लिए मेहनत कर रही हो। देखना, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होगी वह तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखेगा। मैं अपनी माँ की ऐसी बातों पर बहुत खुश होती थी और मन ही मन सोचती थी कि काश मेरी माँ की सारी दुआएं सच हो जाएं। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो हमारे साथ हमारा सुख दुख बांट सकता, क्योंकि पापा के मरने के बाद ही उनके सारे रिश्तेदारों ने हमसे संबंध खत्म कर दिए थे। जबकि मम्मी के ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, सिर्फ हमारे एक मामा जी ही थे। वे अपने परिवार के साथ दूसरे देश में रहते थे। हाँ, इतना जरूर था कि उनके साथ हमारी कभी कभी कॉल पर बात हो जाती थी, मगर वह कभी यहाँ पर आते नहीं थे। शादी को लेकर मैं जितना भी खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करती थी, मेरी भावनाएं उतना ही मुझ पर हावी हो जाती थीं, खासकर रात के वक्त। और मेरी उम्र की जितनी लड़कियां थीं, उन सबकी तो शादी अभी हो गई थी, बल्कि उनके पास एक दो बच्चे भी थे। जब मैं रात को अकेली होती थी तो मैं सोचती थी कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता, तो मैं उससे अपना अकेलापन दूर कर रही होती। मिल नहीं सकती तो क्या हुआ, फ़ोन पर ही बात कर रही होती। मेरी जो शादीशुदा फ्रेंड्स थी उनसे तो मैं मिलती भी नहीं थी, क्योंकि वह मुझे अब जब भी मिलती थी अपनी शादीशुदा कहानी सुनाने में लग जाती थी, और उनकी कहानी सुनकर मेरा दिल मचलने लगता था। मगर फिर अपने भाई बहन के फ्यूचर के बारे में सोचकर मुझे अपनी फीलिंगलेस हो रही थी। बस मुझे अपने लिए एक सहारे की ज़रूरत थी, जैसा आजकल के ज़माने में होता है। यह मॉडर्न ज़माना है और आजकल के ज़माने में हर लड़की के पास उसका सुख दुख बांटने के लिए उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड होता है। मेरे तो भाई बहन भी ऐसे नहीं थे जो मेरे साथ हंसी मजाक कर सकते या थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते। वह तो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहते थे, मुझसे बात करने का उनको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता था। मेरी बहन की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, ग्रेजुएशन के बाद उसे जॉब करनी थी, जबकि भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। फिलहाल ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, और फिर देखते ही देखते मेरी उम्र 30 साल हो गई। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बस मैं तुम्हारी ज़िद अब आगे और नहीं मानूंगी। तुमने सारी ज़िंदगी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जॉब करते करते तुमने अपनी शादी की उम्र निकाल दी। जैसे ही तुम्हारी छोटी बहन की जॉब लग जाती है, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी ताकि तुम्हारा घर बच सके। मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी, सिर्फ बहन की जॉब लगने से ही कुछ नहीं होगा, अभी पहले भाई की भी जॉब लग जाए, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं मम्मी को जैसे तैसे समझा बुझाकर उन्हें शांत करवा दिया करती थी। मेरी अपनी स्कूटी थी और इस स्कूटी से मैं अपने ऑफिस का आना जाना करती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक भिखारी काफ़ी दिनों से हमारे मोहल्ले में भीख मांग रहा था। वैसे हमारा मोहल्ला काफ़ी बड़ा था, मगर मैं इसे पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना यहाँ पर देख रही थी। एक दिन मैं अपनी स्कूटी रोककर उसे गौर से देखने लगी। ना जाने क्यों मेरे कदम उसे देखकर रुक गए थे। वह भिखारी फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गंदे से होलिये में था। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया और अपने पर्स से RS1 का नोट निकालकर उसे दे दिया। मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास खुल्ला नहीं है, अभी यही रख लो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया और उसने उसे अपने थैले में ही वह पैसे डाल लिए। अब मैं आते जाते उस भिखारी को पैसे दे दिया करती थी। एक बार तो मैंने उसे फुटपाथ पर भी देखा था, वह वहां पर भी भीख मांग रहा था। मैं तब भी अपनी स्कूटी पर थी और रास्ते से गुजर रही थी। मैंने तब भी उसे पैसे दे दिए थे। अब ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा था कि जैसे ही मैं अपने घर को पहुंचती थी, वह मेरे आने से पहले ही हमारे मोहल्ले में खड़ा होकर मेरा इंतजार किया करता था। और जैसे ही वह देखता था कि मैं अपने दरवाजे पर आ गई हूं, तो फौरन वह मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगता था। मैं उसे पैसे दे दिया करती थी, मगर बड़ी अजीब बात थी, वो मुझसे पैसे लेने के बाद ना जाने कितनी देर तक मुझे देखता रहता था। मैं उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए घर के अंदर चली जाती थी, और फिर अगले दिन भी वह ऐसा ही करता था। मैं उसकी नज़रों से बड़ी परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे इतनी बेबस नज़रों से क्यों देखता है। मैंने सोचा कि शायद वह भूखा होगा, मुझे कभी कभी उसे खाना दे देना चाहिए। इसलिए रात के टाइम पर खाना खाने के बाद जब मैंने खिड़की से नीचे की तरफ देखा,
तो वह मेरे घर के आसपास ही टहल रहा था। मैंने उसे आवाज़ लगाकर अपने दरवाजे के पास आने के लिए कहा। मैं खाना पैक करके उसे देने के लिए चली गई। मैंने जैसे ही उसे खाना दिया तो मैं फिर से चौंक गई थी, क्योंकि वह बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरे चेहरे को तके जा रहा था। बहुत देर हो गई, उसकी नज़रें मेरे चेहरे से हटी नहीं रही थी। वह जिस तरह से मेरे हाथ से खाना लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था, उसका हाथ भी उसी तरह से था। वह अपना हाथ भी पीछे नहीं कर रहा था। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ है, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? खाना लो और जाओ यहाँ से। अचानक मेरी बात सुनकर वह होश में आया था और उसने जैसे ही खाना लिया वह पीछे पलटकर जाने लगा। मैं इतने में दरवाज़ा बंद कर रही थी जब उसने आगे बढ़कर फिर से पलटक मुझे देखना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि यह भिखारी पागल हो गया है। यह सोचते हुए मैं दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई थी। मैं देख रही थी कि वह भिखारी अब ज्यादातर हमारे ही मोहल्ले में मुझे कहीं ना कहीं नजर आ जाता था। इसलिए मैंने उससे एक दिन बात की और उसे कह दिया था कि तुम हर रोज रात का खाना हमारे घर से ले लिया करो, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गरीब हो। तो वह कहने लगा कि हाँ, मेरा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, अगर आप मुझे खाना दे दिया करोगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम रात के टाइम पर खाना लेने के लिए आ जाना। फिर वह रात के बिल्कुल सही वक्त पर खाना लेने के लिए आ गया था। मेरी मम्मी को भी मैंने बता दिया था कि एक भिखारी है। मैंने उसे बोल दिया है कि वह रात के टाइम पर हमारे घर से खाना लेकर जाया करेगा, आप उस टाइम पर खाना पैक कर दिया करो। मम्मी कहने लगी कि चलो, यह तो अच्छा हुआ, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है बेटी। तभी दरवाज़ा बजने लगा था और मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वही भिखारी था। मम्मी ने जल्दी से मुझे खाना पैक करके दिया और मैं उस भिखारी को देने के लिए चली गई थी। आज जब मैंने उसे खाने का डब्बा दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके हाथ पकड़ने पर मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने इधर उधर देखा कि वह मेरे साथ यह किस तरह की हरकत कर रहा है। उसने जब मेरे चेहरे पर डर छाया हुआ देखा तो वह कहने लगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है या फिर और खाना चाहिए? तो फिर वह कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे इस तरह की आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, बस मैं आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ। मैं कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वह कहने लगा कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, ना जाने कितने समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे दिल को भाग गई हो। जब एक बार आपके चेहरे को देख लेता हूँ तो मन करता है कि आपके चेहरे से अपनी नज़र ही ना हटाऊं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तुम ये किस तरह की फिजूल की बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ली से तो तुम गरीब लगते हो मगर बातें बड़ी रोमांटिक टिक कर रहे हो। तुम जैसे गरीब भिखारी को ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तो वह कहने लगा कि शर्म तो उसे आती है मैडम, जो कुछ गलत करता है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार सीधे सीधे तरीके से आपसे कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो कल से आ जाना, वरना इस तरह की बातें करोगे तो मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचाकर सबको बता दूंगी कि तुम मुझसे गलत बातें कर रहे हो। वो कहने लगा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक ही गई थी। मैं उसको इतनी बातें सुना चुकी थी, फिर भी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे हाथों हाथ शादी के लिए भी प्रपोज कर रहा था। मैंने उसको जल्दी से खाना थमाया और झटके से उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करके मैं अपने घर के अंदर आ गई थी। उसकी बातें मुझे बड़ी अजीब लग रही थी और सारी रात मैं उसकी बातों के बारे में सोच विचार करती रही थी। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मेरी फ्रेंड मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगी, तो मैंने उस भिखारी वाली बात को उसे बताया तो वो मेरी फ्रेंड कहने लगी कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह भिखारी तुम्हें प्रपोज करके क्यों गया है। मैंने कहा, हाँ बताओ, उसने मुझे प्रपोज क्यों किया है? तो वह कहने लगी कि तुम एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हो, जितने भी पैसे कमाती हो, उसने सोचा होगा कि मैं ऐसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता हूँ और फिर वह जितना कमाकर लाया करेगी वह मेरा ही होगा और इस तरह उसे भीख भी मांगना नहीं पड़ेगा।
वह तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है। मैंने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। भला उस भिखारी को बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी। उसे क्या लगता है कि उस भिखारी के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तुम देखना, वह बड़े गंदे से हुलिये में आता है। मैं क्या उसे कोई भी लड़की घास नहीं डालेगी। मेरी फ्रेंड कहने लगी, अगर आगे से वह आकर तुमसे यही सब कुछ कहे तो उसको धमकी दे देना कि तुम पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दो होगी, फिर वह खुद ही डर जाएगा। मैंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे अपनी दोस्त की बात समझ आ गई थी और अब मुझे मतलब समझ आया था कि वह भिखारी मुझे प्रपोज करके क्यों गया था। वह ना जाने इस तरह मोहल्ले की कितनी लड़कियों को अपनी बातों में लेता होगा, मगर मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। अगले दिन जब वह भिखारी आया और मैं उसे खाना देने गई तो उसने फिर से मुझसे वही बात दोहराई थी। इस बार मैंने तेज आवाज में उससे कहा था कि तुम भिखारी हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसी समय शोर मचाकर मोहल्ले वालों से उसकी पिटाई करवा देती। खामोशी से यहां से चले जाओ, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूं। मगर यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। उसने कहा था कि मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। तुम मुझे घुमा फिराकर जवाब मत दो, डायरेक्टली मुझे बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम बड़ी पहुंची हुई चीज हो, मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया है। जब मैंने उसे यह बात कही तो अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वह कहने लगा कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर क्या पता चल गया। मैंने कहा कि मैं सब कुछ जानती हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी इस बात पर फिर से उसने मुझे चौंक कर देखा था। वह कहने लगा कि तुम क्या कहना चाहती हो और क्या जानती हो, तुम मेरे बारे में जरा मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाऊंगी और उसके बाद मैं जितने भी पैसे कमाती हूं उससे तुम अपनी जिंदगी में अय्याशियां करोगे। मेरी यह बात सुनकर उसने एक गहरी सांस भरी और कहने लगा, अच्छा, तो यह बात है। उसने कहा, तो ठीक है, तुम अपना खाना और अपनी भीख भी अपने पास रखो। अगर तुम यही समझती हो तो मुझे तुमसे तुम्हारी भीख भी नहीं चाहिए। यह कहकर वह किसी चिका था कि दरवाजे से पलट गया था और मैं बड़ी अजीब सी सोच लेकर वहीं पर खड़ी हुई उसे देखती रह गई थी। आज उसने खाना भी नहीं लिया था। मैंने सोचा कि यह तो बड़ा खुददार मर्द है, मेरे इतना कहने पर खाना भी नहीं लेकर गया। फिलहाल मैं खाने का डब्बा हाथ में लेकर अपने घर में आ गई थी तो मेरी छोटी बहन कहने लगी कि दीदी, आप किससे बातें कर रही थी? तो मैंने उसको बताया कि एक भिखारी आया था, उसे खाना देना था। तो वह कहने लगी कि भिखारी खाना क्यों लेकर नहीं गया, आप तो खाना वापस लेकर आ गई हो। मैंने अपनी बहन से कहा कि पता नहीं क्यों नहीं लेकर गया मैं। वह डब्बा किचन में रखकर अपने कमरे में वापस आ गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर यह भिखारी मुझसे क्या चाहता है। फिलहाल मैंने तो इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की थी। मुझसे जितना हो सकता था मुझे अपने करियर पर ध्यान लगाना था, इन फालतू बातों में नहीं। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। उस भिखारी से मेरा सामना होता था। मैं उसे आवाज लगाकर पैसे देने के लिए बुलाती थी तो वह मेरी भीख लेने आता ही नहीं था, और अब खाना लेने आना तो उसने पूरी तरह से बंद कर दिया था। मगर वह मुझे जहां भी मिलता था और अगर मुझे देख लेता था तो मुझे बस देखता ही रह जाता था। ना जाने उसकी ऐसी हरकत का क्या मतलब था। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मैं उसे कभी कभी देखती थी, एक दो बार तो मैंने उसे अपने ऑफिस के आसपास भी देखा था, मगर हर बार वह अकेला होता था। शायद उस बेचारे का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बस वह मुझे एक नज़र देखता रहता था। मुझे उस पर अब तरस आने लगा था। क्या वह सच में मुझसे मोहब्बत करता था? क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया था और अभी तक उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे आवाज़ लगाने पर भी वह मुझसे दूर दूर रहता था। भले ही वह मुझे दूर से देखता रहता था, लेकिन अब मेरे करीब आने की उसने हिम्मत नहीं की थी, ना मेरी भीख लेने के लिए और ना ही मुझसे बात करने के लिए। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई बड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी
और इस भिखारी के बारे में सोच रही थी कि क्या यह सच में मुझसे मोहब्बत करता है। अगर इसे मुझसे मोहब्बत नहीं होती तो यह मुझे ऐसी बेबस निगाहों से नहीं देखता जिस तरह पहले देखा करता था। और अगर यह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था तो फिर यह मेरे एक बार के डांटने पर दोबारा भी तो मेरे पीछे पड़ सकता था। इसने तो मुझसे वास्ता ही खत्म कर दिया, मगर उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत अभी भी दिखाई देती है। फिर मैंने एक फैसला किया था जो कि मेरे लिए गलत तो जरूर था, मगर मैं क्या करती। मुझे उस पर तरस आने लगा था और शायद मैं भी उस पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे लिए ऐसा करना सही तो नहीं था क्योंकि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। मैं पढ़ी लिखी खूबसूरत मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जो अच्छा खासा कमा लिया करती थी, जबकि वह क्या था, वो तो एक मामूली सा दिखने वाला फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गंदे से लिए में गरीब भिखारी था जो ना जाने कहाँ रहता होगा, कहाँ सोता होगा और ना जाने कितने लोगों के घरों से भीख लेकर वह अपना गुजारा कर रहा है। कई बार तो मेरा दिल कहने लगा कि मुझे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि एक वही इंसान है जो अभी तक मुझे बिना डरे देखता रहता है और अपनी नज़रों का दीवाना कर चुका है, मैंने सोचा कि अगर वह सच में मेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता तो फिर मैं उससे शादी कर लूँगी और मैं उसे कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करवा दूंगी और खुद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है, मुझे तो सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो की भूख है। वह मुझे सारी जिंदगी प्यार दे, मेरा ख्याल रखे, बस मेरे लिए यही बहुत है। और अगले ही दिन मैंने उस भिखारी से बात करने का फैसला कर लिया था। मगर अजीब बात यह थी कि पिछले 2-3 दिन से वह मुझे कहीं नजर नहीं आया था। ना जाने वह कहाँ चला गया था। लेकिन फिर एक दिन वह मुझे शॉपिंग मॉल के बाहर नजर आ गया था, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। मैंने इस बारे में अपनी फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं बताया था। मैं जानती थी कि वो लोग मेरी मजाक बनाएंगी क्योंकि उन लोगों की जो बॉयफ्रेंड थे, कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर था तो कोई अपने बड़े बाप का बेटा था। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि मैं एक भिखारी के पीछे जा रही हूं तो वह लोग मेरी बहुत मजाक उड़ाती। मैं उन लोगों से छुपकर उस भिखारी से मिलने के लिए चली गई थी जहां पर हम लोग थे। बताई वो का बहुत भीड़भाड़ वाली जगह थी, इसलिए मैंने उसे पार्क में चलने के लिए कहा था। वह मेरे साथ साथ पार्क में चला गया था। वहां जाने के बाद मैंने उसे कहा था कि तुम मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देखते हो। तो वह कहने लगा कि तुम्हारी सोच के हिसाब से मैंने तुम्हारे घर का खाना लेना भी बंद कर दिया क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूं। अब मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे पर जाकर टिक जाती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी नजरों पर काबू नहीं रख सकता, मैं खुद पर काबू जरूर रख सकता हूं। जब भी तुम मेरे सामने आती हो मेरी नजर तुम्हारे चेहरे का दीदार करती रहती है। आखिर प्यार करता हूं, मैं तुमसे क्या करूं। मैंने उसे कहा कि तुम सच कह रहे हो ना। तो वह कहने लगा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने कहीं नहीं देखी और मैंने तुम्हारे ही मोहल्ले वालों से तुम्हारी तारीफ भी सुनी है। जब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए और जतिकारी किया कि अमाई किसी गस थे दिक किसाऊ की कस की किसी की ज्यादा इज्जत बढ़ गई। तुम्हारे मोहल्ले की एक औरत कह रही थी कि इस बेचारी लड़की ने अपने भाई बहन के फ्यूचर की खातिर अपनी शादी नहीं की। बेचारी जॉब करके अपना और अपने परिवार का अकेले ही पेट पाल रही है। तब मुझे यह एहसास हुआ कि तुम जैसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो जिसने अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार के लिए ढेर सारे सैक्रिफाइस किए। बस तभी से मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मैं एक भिखारी हूं। भला मैं तुम्हारा क्या फायदा उठाऊंगा। तुम चाहो तो खाली हाथ भी मेरे पास आ सकती हो। मुझे तुम्हारी नौकरी की भी कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं भीख मांगकर सारी जिंदगी तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, मगर कभी तुमसे नौकरी नहीं करवाऊंगी। उस भिखारी की बात सुनकर अचानक मेरा दिल भावुक होने लगा था। उसे मेरी इतनी फिक्र थी। अब मुझे एहसास हुआ था कि इस जिंदगी में कभी मेरी इतनी फिक्र मेरी मां के अलावा किसी और ने नहीं की थी। यह एक ऐसा इंसान था जिसकी तारीफ ने मेरे दिल को पिघला दिया था और अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई।
मैंने उसे बता दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। इस तरह हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने उससे कहा था कि तुम भिखारी हो, थोड़ा अजीब लगता है, क्या तुम यह काम छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकते? वह कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, तुम प्रार्थना करो, मेरा एक काम है और मैं अपने उस काम में कामयाब हो जाऊं, उसके बाद मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही बन जाऊंगा। मैंने कहा, कौन सा काम? तो अचानक वह मेरी बात पर ठिठक गया था और कहने लगा कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अपने घर जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर खाना लेने के लिए आ जाऊंगा, तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना। यह कहकर मैं उसके बाद से उठाई थी और अब मुझे बार बार उसी के ख्याल आने लगे थे। हर रोज वह मेरे घर आता था खाना लेने के लिए। इसी दौरान हम लोगों के बीच ढेर सारी बातें हो जाती थीं। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगी थी कि हम दोनों को रिलेशनशिप में 2 महीने हो गए थे। इस दौरान वह सिर्फ मेरे घर के दरवाजे तक ही मुझसे मिलता था। इसके अलावा उसने मुझसे और कोई भी डिमांड नहीं की थी। मैंने देखा था कि मेरी फ्रेंड्स थी जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कभी रूम पर जाती थी, तो कभी रेस्टोरेंट में मिलती थी, तो कभी उनके साथ शॉपिंग किया करती थी। वह तो मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकता था क्योंकि वह गरीब था, लेकिन उसके लिए मेरे घर के दरवाजे से बेहतर बात करने की जगह और कोई भी नहीं थी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। उसका नाम सुसुनी था। कहते हैं ना, जिस पर दिल आ जाए वह भिखारी भी आपके लिए राजा बन जाता है, और मेरे लिए अब सुनील किसी राजा से कम नहीं था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। मैंने सुनील से कहा था कि जैसे ही मेरे भाई बहन की जॉब लग जाती है मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सुनील को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। सुनील ने कहा था कि इस दौरान मैं भी अपना घर खरीद लूंगा। जैसे ही मेरा अपना घर हो जाएगा मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। सुनील कहता था कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, तुम किसी की बात की फिक्र मत करो। इसी तरह कई महीने गुजर गए थे और हम दोनों की मोहब्बत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे दोनों भाई बहन जॉब पर लग जाएंगे मैं घर में पैसे देना बंद करके अपने पैसे सुनील को दिया करूंगी, ताकि वह अपना बिजनेस कर सके और भिखारी बनकर भीख मांगनी बंद कर दे, क्योंकि किसी भिखारी से तो मेरी मम्मी मेरी शादी नहीं करवा सकती। मैं तो सुनील से प्यार में डूबती चली गई थी और उसकी पूरी तरह से दीवानी हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी फिक्र करने वाला और मुझसे बातें करने वाला मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया था जो मेरे हर सुख दुख का साथी था। लेकिन शायद कुछ दिनों बाद मेरी इस खुशी को नजर लग गई थी। सुनील ना जाने कहाँ चला गया था। वह एक दिन जब मुझे दिखाई नहीं दिया तो मुझे लगा कि शायद वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया है या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, मगर वह तो कई दिन तक नहीं आया था और मैं उसके लिए बहुत परेशान हो गई थी। ना जाने वह मुझसे प्यार मोहब्बत के वादे करके कहाँ चला गया था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई थी। पूरे 1 महीना में उसके लिए परेशान रही थी। जहां जहां पर वह मुझे अब तक मिल चुका था मैं उस जगह पर गई थी, लेकिन सुनील तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया था। उसका तो नामो निशान भी मुझे नहीं मिल रहा था। मैं उसके लिए बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इस तरह भी छोड़कर जा सकता है। काफी दिनों तक तो मैं यही सोचती रही कि हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हो, मगर इमरजेंसी कितने दिनों तक की हो सकती है। उसे तो कुछ ज्यादा ही समय लग गया था। मेरे पास उसका ना कोई एड्रेस था और ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर था, ना ही कोई ऐसा इंसान था जिसके थ्रू मैं सुनील का इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी सुनील की वजह से और बस खामोश खामोश सी रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे बीच रास्ते में इस तरह छोड़कर परेशान कर देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी दौरान मेरी बहन ने आकर एक खुशखबरी सुनाई थी कि उसकी जॉब लियाकी के पाक का सिक्का पर कल्टी गई है। इस बात पर मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन उदास था। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी आंखों में अभी भी सुनील की तलाश थी, मगर वह नहीं आया था और अब मुझे यही लगने लगा था कि वह मुझे धोखा देकर चला गया। उसने मुझसे प्यार मोहब्बत के दावे किए और अब वह ना जाने कहाँ गायब हो गया। मगर फिर मैं यह भी सोचा करती थी कि उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। इसे धोखा नहीं कहते। धोखा तो उसे कहते हैं जब कोई लड़का किसी लड़का गलत फायदा उठाता है
उस बेचारे ने तो कभी मुझसे अकेले में बात भी नहीं की थी। वह मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे बातें करता था, और कोई आसपास के मोहल्ले का गुजर कर आता जाता था तो वह खामोश हो जाता था, ताकि मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल ना उठा सके। तो फिर वह कहाँ चला गया था? यह सवाल मैं अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुनील के बारे में मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। इसी तरह सुनील का इंतजार करते करते मुझे पूरे 8 महीने गुजर गए थे, और अब मेरी आंखों ने उसकी तलाश करना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे अभी भी उसकी बहुत याद आती है। मेरे दिल से उसकी याद निकलती ही नहीं थी। मैं बस अकेले में रोती रहती थी और दिन ब दिनी थी। सब मुझसे मेरे कमज़ोर होने की वजह पूछते थे। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे क्या रोग लगा हुआ था। फिर एक नई टेंशन मुझे मेरी मम्मी ने दे दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बहन की अब जॉब लग गई है, और जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुकी थी, मैं तुम्हारी बहन की जॉब लगने के बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इसीलिए मैंने 2-3 लोगों से तुम्हारे रिश्ते के बारे में कह दिया है। मैं मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी, और मैंने उनसे मना किया था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तो आपसे कहा था कि जब भाई की भी जॉब लग जाएगी उसके बाद मैं कुछ शादी कर लूंगी। मम्मी कहने लगी कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, फिर तुम्हारे रिश्ते भी आना बंद हो जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही गुजार दूंगी। मम्मी कहने लगी कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। क्या तुम सारी जिंदगी हम लोगों के नाम पर ही गुजार दोगी? एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई बहन अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, और फिर उनकी भी शादियां हो जाएंगी। और तुम्हारा क्या होगा? जिसे सबकी फिक्र है वो फिर भी खाली हाथ रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी ने अपनी जोर जबरदस्ती के साथ मेरा रिश्ता तय करने का फैसला कर लिया था, मगर मेरा दिल अंदर से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब मैं अपनी मम्मी को क्या बताती कि मैं आज भी सुनील का इंतजार करती हूँ। एक दिन मम्मी बहुत खुश थी और कहने लगी कि संडे को तुम अच्छे से तैयार हो जाना, अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं मत जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने उनसे अभी भी मना किया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मम्मी ने कहा था कि तुम बिल्कुल खामोश रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी एक और नहीं सुनूंगी। और फिर मजबूरन मुझे मम्मी की बातों के आगे हार माननी पड़ जाती थी। और फिर संडे भी आ गया था। मेरी मम्मी ने मुझे तैयार होने के लिए कहा था, मगर मैं तैयार नहीं हुई थी। जैसे गेटअप में मैं थी, वैसे ही गेटअप में लड़के वालों के सामने आ गई थी। मैं बैठी हुई थी जब लड़के की माँ मुझसे तरह तरह के सवाल कर रही थी। इस समय मेरी नज़रें झुकी हुई थीं और मेरे दिल में बार बार सुनील का ख्याल था। आज मुझे सुनील की शिद्दत से याद आ रही थी। लड़के की माँ मुझसे जो भी सवाल करती थी, मैं उसका गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे दिया करती थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। मन कर रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं, और उस दिन मैं सोच रही थी कि मुझे सुनील से मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वैसे भी बहुत शौक था ना मोहब्बत करने का, किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का। अब मुझे पता चल गया था कि मोहब्बत करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें खुशियां मिलने के साथ साथ आंखों में आंसू भी मिलते हैं। मेरी आंखों से जैसे ही आंसू गिरने वाले होते थे, मैं उन्हें पोंछ लेती थी ताकि किसी को शक ना हो कि मैं रो रही हूं। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक घर के दरवाजे से कोई हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ था। यह इंसान कौन था? वह अंदर आया और उसने सबके सामने खड़े होकर मुझे आवाज लगाई, नव्या। मैंने झटके से उसकी तरफ बड़े गौर से देखा था। यह आवाज तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर यह इंसान कौन था? मैं इसे पहचान नहीं सकी थी। उसने दोबारा से कहा कि न, यह सब क्या है? सब लोग उसे फटी फटी नजरों से देखने लगे थे कि यह कौन है, और अचानक घर में घुसकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? मेरा नाम अपनी जुबान पर बार बार क्यों ले रहा है? उस समय मेरा भाई भी घर पर मौजूद था। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन हो और घर के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? वह कहने लगा कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, मैं इसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इन लोगों को यहाँ से भेज दो। लड़के की माँ अचानक से एक झटके से उठी
और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या यह तुम्हारा आशिक है? मेरी मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं बहन, आपको गलत फहमी हो रही है, हम नहीं जानते कि यह लड़का कौन है। तभी वो लड़का फिर से कहने लगा कि जी, आप यहाँ से जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस औरत ने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने हमें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? तुम्हारी बेटी का तो पहले से ही आशिक है, हमें बुलाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती थी? मेरी मम्मी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वह अपने बेटे को लेकर हमारे घर से निकल गई थी। उन लोगों के जाने के बाद मेरे भाई ने उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया, जबकि मैं भी लगातार उसे देख रही थी और सोच रही थी कि यह इसने क्या कर दिया। मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उसने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, मैं तुम लोगों से तसल्ली से बात करना चाहता हूँ और तुम लोग इतना हंगामा कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और वह कहने लगा कि नव्या, समझाओ अपने घर वालों को, मैं सुनील हूँ। अचानक मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी और फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। यह सुनील ही था, क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल सुनील के जैसी ही थी। मैंने कहा, तुम सुनील हो? लेकिन हाँ, मैं सुनील ही हूँ। यह कहकर मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी तो सुनील कहने लगा, तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। आज तक तुमने मुझे भिखारी के गेटअप में देखा है, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने सुनील से कहा, धोखेबाज इंसान, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम पुलिस ऑफिसर हो तो मैं क्या करूं? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। आज यहाँ आकर तुम तमाशा क्यों लगा रहे हो? तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए आ गए हो। तुम्हारे यहाँ आने की क्या टाइमिंग है सुनील? तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैं हर बार तुम्हारी बातों में आती रहूंगी। मैं ताली बजाते हुए उससे यह बात कह रही थी तो वह कहने लगा कि नव्या, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। तभी मेरी मम्मी कहने लगी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई हमें भी तो कुछ बताए। और मेरा भाई भी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इतने में ही सुनील कहने लगा कि आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उसने बताया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमें खबर मिली थी कि इस शहर में बच्चा चोरी करने की बहुत सारी वारदातें सामने आ रही हैं, इसलिए मुझे उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं उन लोगों को भिखारी बनकर ही तलाश कर सकता था, क्योंकि वह लोग भी भिखारी बनकर ही लोगों के घरों में भीख मांगने के लिए जाते थे और उनके घर से बच्चों को बहाने से चोरी कर लिया करते थे। हमें ऐसी पूरी गैंग को पकड़ना था। काफी समय तक मुझे इस शहर में उस गैंग को पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि वह बहुत शातिर लोग थे और पिछले 6 महीने पहले मैंने उन लोगों को पकड़ लिया था। फाइनली पूरी गैंग हम लोगों के हाथ लग गई थी, मगर इस दौरान उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। उनकी बंदूक से निकली गई गोली मेरी टांग में लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरी कंडीशन इतनी भी नहीं थी कि मैं खुद से उठकर बैठ सकूं। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको अपनी टांग दिखा देता हूं। सुनील ने अपनी पैंट ऊपर करके अपनी टांग पर लगी हुई गोली का जख्म हमें दिखाया था और फिर वह कहने लगा कि मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लग गया था। मैं नव्य से किसी तरह से कांटेक्ट करना चाहता था, मगर मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। सुनील ने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुझे माफ़ कर देना नव्या, मैं तुम्हें अपने पुलिस ऑफिसर होने के बारे में नहीं बता सका, क्योंकि अगर धोखे से भी किसी को यह खबर लग जाती कि मैं भिखारी नहीं हूं, तो शायद मेरे लिए उस गैंग को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने अपनी पहचान सबसे छुपाई थी और तुमसे मैंने काफ़ी सारे झूठ भी बोले थे। मगर यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अब ठीक हुआ तो मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आना चाहता था। आज मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था। तब मैंने घर से बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़े हुए देखी। मैंने सोचा कि ना जाने यह गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर क्यों खड़ी है, इसलिए मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज तुम्हें लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं एकदम ही अंदर आ गया और उन सब लोगों के सामने यह सब हो गया।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप सब लोग। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों की बेइज्जती हुई है, मगर मैं क्या करूँ। मैं नव्य से बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला कि उसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और आपकी बेटी को सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। सुनील की बात पूरी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या ये लड़का सब कुछ सच कह रहा है? मैंने अपनी मम्मी से गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा। तो मम्मी कहने लगी, क्या तुम भी सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो? तो वह कहने लगा कि जी हाँ, अगर आपको अभी भी कोई शक है तो मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आता हूँ और आप मेरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से भी निकलवा सकती हैं। मैं अपने पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर हूँ। भिखारी बनने के दौरान मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई थी और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और इसे प्रपोज कर दिया। मैं ऑन ड्यूटी होता था, इसलिए कभी आपके घर में आने की भी मैंने हिम्मत नहीं की। लेकिन आज जब मुझे आप लोगों को सच बताना था तो मैं अपनी असली रूप में आप लोगों के सामने आकर सच बता रहा हूँ। सुनील की सारी बातें सुनकर मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा तुम अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दो। और फिर ऐसा ही हुआ था। सुनील 2 घंटे बाद अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आ गया था। उसके पेरेंट्स ने बड़ी खुशी खुशी मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मैं बहुत खुश थी कि सुनील कोई भिखारी नहीं बल्कि एक सीनियर ऑफिसर था और मुझसे इतना प्यार करता था। मेरे दिल में उसके लिए जितने भी बातों की बदगुमानियां थी वो सब खत्म हो गई थी। जल्दी ही हम दोनों की शादी हो गई थी और अब हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर सुनील मेरे भाई बहन का भी बहुत ख्याल रखता है। उसने एक बेटा बनकर मेरे घर वालों की भी जिम्मेदारी को उठाया हुआ है और अब वह मुझे जॉब भी नहीं करने देता। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे दुआएं दी थी कि तुम्हारा पति तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। सुनील बिल्कुल मुझे किसी रानी से कम ट्रीट नहीं करता था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे। सुनील का साथ पाकर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जो मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी कभी मेरी हुआ करती थी, अब वह एक बेटे की तरह से उस जिम्मेदारी को पूरी कर रहा था। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने दिल में बदगुमानी लाने से पहले सामने वाले की कंडीशन के बारे में सोच लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।